जय हिंद। स्वागत है आपका एसएससी जीडी स्पेशल जीके जीएस के इस क्लास में, जो कि इस तरह का ये 10वां वीडियो है जिसमें आप जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हैं। तो इसके पहले के भी अगर आप वीडियो नहीं देखे हों तो उनको जरूर जाके देखिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है अविनाश द एजुकेटर, इसको आप ज्वाइन नहीं किए हों तो जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे रोज शाम 6:30 बजे एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्यूज होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चूंकि ये 10वां अध्याय है, 10वां एपिसोड है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आज का ये जो एपिसोड है इसको मिलाकर आपको टोटल 250 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत प्रति वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में कब मनाता है? ऑप्शन है हमारा ए 22 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी और डी 26 नवंबर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 22 जुलाई। 22 जुलाई को हम हर एक साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था, और इसका डिजाइन यानी राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था तो पिंगलाई वेंकैया इसको बनाए थे। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बना है? ऑप्शन है हमारा ए कोटा, बी पुरी, सी जबलपुर और डी बुरहानपुर। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी बुरहानपुर। और बुरहानपुर है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो जब हर घर जल वाला, सॉरी जिला बोल रहा हूँ, हर घर जल वाला अगर राज्य पूछ दे तो याद रखिएगा गोवा कहिएगा, लेकिन अगर हर घर जल वाला प्रमाणित जिला पूछ दे तो बुरहानपुर हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को भी याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23वां प्रश्न, जुलाई 2022 में किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? ऑप्शन है हमारा ए नीरज चोपड़ा, बी रोहित यादव, सी हिमा दास और डी लवलीना बोरगोहेन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सिल्वर मेडल तो इन्होंने जीता, लेकिन अगर गोल्ड किसने जीता? तो अगर गोल्ड पूछ जाए तो याद रखिएगा एंडरसन। गोल्ड कौन जीता था? एंडरसन। इस बात को भी याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चौथा प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है हमारा ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा और डी पंजाब। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? ऑप्शन है हमारा ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी बिहार। सही आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, हाल ही में भारत में कहाँ पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है हमारा ए बेंगलुरु, बी जयपुर, सी जबलपुर और डी हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवां प्रश्न, हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारा ए जल शक्ति मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी नीति आयोग और डी एनसीईआरटी। तो सही आंसर हो जाएगा सी नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में ई अमृत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नीति आयोग। बाकी इन सब चीज़ों को देख लें, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये क्या है? जल शक्ति मंत्री है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, गृह मंत्री आपको पता होगा अमित शाह। अमित शाह जो है ये गृह मंत्री भी है, और साथ ही साथ याद रखिएगा सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, सहकारिता। और इस बात को भी याद रखिएगा सहकारिता मंत्रालय सबसे नवीनतम मंत्रालय है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक, तो याद रखिएगा
परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर जो है इस नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बात कीजिए एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक, एनसीईआरटी का होता है एन से नेशनल, ठीक, सी से होता है काउंसिल, नेशनल काउंसिल, ठीक, उसका बाद ऑफ, ई से एजुकेशनल, एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो ये जो है क्या है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हुआ, इसका पूरा नाम हुआ। इसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और सीबीएसई की बात की जाए तो निधि छिब्बर जो है सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8वां प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई और डी 27 जुलाई। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न, हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है हमारा ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी एमएस धोनी और डी सुनील गावस्कर। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां प्रश्न कर है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है हमारा ए सूर्यवर्मन फर्स्ट, बी जयवर्मन फोर्थ, सी सूर्यवर्मन सेकंड और डी यशोवर्मन थर्ड। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी सूर्यवर्मन सेकंड ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अंकोर वाट का ये मंदिर है किस भगवान से संबंधित है? तो याद रखिएगा भगवान विष्णु से इसका संबंध है। जो अंकोर वाट का मंदिर है इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ठीक, भगवान विष्णु की इसमें प्रतिमा, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे हम 11वां प्रश्न कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन है मेरा ए मोहम्मद गौरी, बी पृथ्वीराज चौहान, सी गोविंद राज चौहान और डी नियारकस। तो देखिए हमारा तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन गौरी, बिल्कुल सही जवाब है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? तराइन का प्रथम युद्ध। जो कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान। फिर 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, वो कौन जीता? तो वो जीता मोहम्मद गौरी। लाला ही गलती कहा गया यहाँ पे, पहला का आंसर पृथ्वीराज चौहान होगा। ठीक, तो 1991 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसको कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। और 1192 में जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उसको कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए 1191 में जो तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, इसके देखिए जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि उस समय एक तरफ जो था मोहम्मद गौरी था, एक तरफ गौरी था, और दूसरे तरफ से जो थे ये पृथ्वीराज चौहान थे। साथ ही साथ इनके एक और थे जिनका नाम था जयचंद। ये दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और ये दोनों ही बहुत ही कामयाब और कुशल थे। तो इसलिए पहले युद्ध में गौरी को इन दोनों ने मिलकर हरा दिया। उस समय पृथ्वीराज चौहान के पास ऑप्शन था, वो चाहते तो मोहम्मद गौरी को वहीं पे ख़त्म कर देते युद्ध के मैदान में, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा कि हम हैं राजपूत और राजपूत जो है कभी निहत्थों पे वार नहीं करता, तो इसलिए इन्होंने उसको छोड़ दिया, कहा जाओ हम तुमको बख्श देते हैं। और जब यह मोहम्मद गौरी चला गया उसके बाद खेला ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो थे थोड़ा, हालांकि पृथ्वीराज चौहान को हमारे इतिहास में बहुत महान माना गया है, लेकिन उस समय के सभी राजाओं की लगभग यही हालत थी। इनका लगभग 10-12 गो बीबी थी, यानी कि पत्नी। तब वो इनका जो दिल था जयचंद की बेटी थी, उसका नाम था संयोगिता। ठीक, जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। अब बेचारा दिल है, दिल फिसल गया। अब संयोगिता से इनको प्यार हो गया पृथ्वीराज चौहान को। संयोगिता मने मने चाह रही थी। अब संयोगिता खातिर दोनों में मार हो गया। जयचंद कहा कि ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी हम ही बर्दाश्त ना करेंगे तो हमारी बेटी को फंसाओ।
तो इसलिए इन दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में। और जयचंद क्या हुए, पृथ्वीराज चौहान से अलग हो गए। और जब 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से, चूंकि ये हार कर गया था तो जाके बैठा नहीं था, तैयारी कर रहा था कि हम बदला लेंगे। और जब 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें जयचंद ने किसका साथ दिया, मोहम्मद गौरी का। और सोचिए ये इनके मित्र थे यानी भेदी थे। और जब वो जाकर मोहम्मद गौरी से मिल गए तो फिर युद्ध तो हारना ही था। तो इस कारण पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए। और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो थे, सेम वही कंडीशन था कि मोहम्मद गौरी जीत गया था युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान के पास हथियार नहीं था, मतलब ये युद्ध का मैदान छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी ने कहा ना ना, जो गलती तुम किया है वो गलती हम नहीं करेंगे। उनको मतलब चहटवा कर, खदेड़ कर, पकड़ कर और उनको मार दिया मोहम्मद गौरी। तो इन सब चीज़ों को याद रखेगा। और यहाँ पे गोविंदराज चौहान कौन थे तो हमको पता नहीं होगा कोई। नियारकस याद रखेगा, नियारकस जो था सिकंदर का, ये सिकंदर महान का जो था क्या बोलते हैं, नेवी का जो सेना था, नेवी चीफ था ये। नियारकस जो था सिकंदर महान का नेवी चीफ था, ठीक। और सेल्यूकस निकेटर जो था, ठीक, सेल्यूकस निकेटर ये जो था थल सेनाध्यक्ष था, ठीक। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए सिक्किम, बी ओडिशा, सी हिमाचल प्रदेश और डी नागालैंड। तो सही आंसर हो जाएगा डी नागालैंड। नागालैंड का अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। तो इसका उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है भाई? इसका उच्च न्यायालय पड़ता है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है नागालैंड का उच्च न्यायालय है। अब गुवाहाटी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो असम आ जाता है, ठीक। असम के साथ साथ क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और कौन सा आ जाता है? तो मिजोरम आता है, मिजोरम, और एक नागालैंड तो है ही, ठीक। बाकी देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो है हाई कोर्ट कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला में है, ठीक। उड़ीसा का जो है कटक में है, उड़ीसा का कटक में है। सिक्किम का, तो सिक्किम का याद रखिएगा गंगटोक में, ठीक, गंगटोक। तो इन सब चीज़ों को भी याद रख सकते हैं। सिक्किम का हाई कोर्ट गंगटोक में है, उड़ीसा का कटक में है, हिमाचल प्रदेश का शिमला में है, और गुवाहाटी में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन चारों का है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए रघुवंशम, बी मुद्रा राक्षस, सी कुमार संभवम और डी अभिज्ञान शकुंतलम। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो था ये कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस का जो रचनाकार उसका नाम क्या है? विशाख दत्त। क्या नाम है? विशाख दत्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे हम। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ता, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ता है? यानी कि जो सदिया से धुबरी जो है कौन सा जलमार्ग जो जोड़ता है? ऑप्शन हमारा ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग 4। हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि बी। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह सादिया से धुबरी को जोड़ता है, और ये कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और बात की जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो ये जो है गंगा में है, गंगा प्लस हुगली, गंगा प्लस हुगली दोनों मिलाकर है, ठीक। इन दोनों मिलाकर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक। प्रयागराज से हल्दिया। अगर बात कीजिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का, तो ये कहाँ किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। आप यहाँ पे देख चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक। कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो सादिया से धुबरी को जोड़ता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों का आप याद रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे। 15वां क्वेश्चन, डायनेमो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन कह रहा है ए यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या डी यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ए जो कह रहा है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
दूसरा कहा है जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोटर, क्योंकि मोटर को जब हम लाइन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या करता है, वो कार्य करना चालू करता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोटर। सी को है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर डायनेमो हो जाएगा, डायनेमो। या फिर जो पवन चक्की होता है वो भी इसी से संदर्भित है, या फिर जनरेटर आप कह सकते हैं, ठीक, सब इसका एग्जाम्पल है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी को है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये बल्ब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16वां प्रश्न, रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है हमारा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सीवी रमन, सी राजगोपालचारी और डी आचार्य विनोबा भावे। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी आचार्य विनोबा भावे को पहला रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला था, जिसको एशिया का नोबेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नोबेल ऑफ एशिया, ठीक, नोबेल ऑफ एशिया किसको कहते हैं? तो रेमन मैग्सेस अवार्ड को कहते हैं, ठीक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे तो जो भूदान आंदोलन से जुड़े थे, भूदान आंदोलन से यही जुड़े थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इन तीनों की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन, तो इन तीनों को ये पहली बार फर्स्ट टाइम इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न जब पहली बार दिया गया था तो इन्हीं तीनों को दिया गया था, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17वां प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है हमारा ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कार्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिन और डी लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के समय में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। चूँकि बात आ गई है वायसराय और गवर्नर जनरल की, तो चलिए भारत के सभी वायसराय और गवर्नर जनरल पहले और आखिरी को देख लेते हैं। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का क्या होगा? पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही क्या होगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वही भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय दोनों एक ही होगा, तो लॉर्ड कैनिन इसका आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड माउंटबेटन, इसका आखिरी और इसका पहला। और स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके काम का चीज़ हो तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न कह रहा है 18 जुलाई 2022 में किस भारतीय को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारा ए इंदरमित गिल, बी रघुराम राजन, सी गीता गोपीनाथ और डी कौशिक बसु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए इंदरमित गिल को जुलाई 2022 में वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इंदरमित गिल। वर्ल्ड बैंक से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1944 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। इसके हेड या प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मलपास जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है हमारा ए पंजाब, बी हरियाणा, सी झारखंड और डी राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी झारखंड। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है, जो कि कोचिंग से संबंधित है, फ्री कोचिंग से संबंधित है। किसी से? फ्री कोचिंग से इसका संबंध है, फ्री कोचिंग से। और यही अगर कह देता सारथी ऐप, यही अगर क्वेश्चन पूछ देता सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो हमारा आंसर हो जाता सेबी। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच इसकी जो है क्या प्रथम महिला अध्यक्ष है, माधवी पुरी बुच वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है और पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। 20वां प्रश्न, बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए गोवा, बी झारखंड, सी केरला और डी तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी तेलंगाना। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव को मनाते हैं। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण जो है
देख लेते हैं महोत्सव को। जैसे गोवा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो सिग्मो फेस्टिवल। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल। केरल में ओनम, थय्यम, अटुकल पोंगल, कलपथी रथ महोत्सव, त्रिशूरपुरम, मकर विलक्कू, ये सारे त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, केरल में मनाए जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अगर काम का लगेगा तो। तेलंगाना में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो मेदराम यात्रा, बथुकाम्बा और बोनालू महोत्सव। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 21वां प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। जब यह इंडेक्स आया था तब बहुत सारे लोगों ने कहा था ये हम हैं भारत के लोग, जो कि भारत का शायद चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक मतलब कि अर्थशास्त्र मतलब क्या पैसा वाला देश है, और वहाँ पे भूखमरी सूचकांक में हम 107वें स्थान पे हैं। हमसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी आगे हैं, एक अफगानिस्तान को छोड़ दे तो। चलिए, तो आंसर हो जाएगा बी, 107वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है। ऑप्शन है हमारा ए खुशवंत सिंह, बी रस्किन बॉन्ड, और सी एपीजे अब्दुल कलाम, और डी सलमान रुश्दी। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की यह क्या है, आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम यह किसी इंटरव्यू में, हाँ इंटरव्यू मतलब ओरिजिनल इंटरव्यू नहीं था, दृष्टि का इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू पैनल, उसमें एक सर ने पूछा था एक व्यक्ति से कि बताइए एपीजे का पूरा नाम बताइए। जो एपीजे अब्दुल कलाम है उसमें एपीजे का पूरा नाम बताइए। तो चलिए अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। एपीजे का पूरा नाम होता है अबुल पाकीर, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन। ठीक, ए से अबुल, पी से पाकीर और जे से जैनुलाब्दीन और अब्दुल कलाम आज़ाद। जैनुलाब्दीन इनके पिता का नाम था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न, हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है हमारा ए आजमगढ़, बी अलीगढ़, सी इटावा और डी पटना। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी इटावा। इटावा में ही मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। ऑप्शन है हमारा ए 21, बी 31, सी 44 और डी 41। सही आंसर हो जाएगा डी 41। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 41वें स्थान पे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, आज का आखिरी, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ऑप्शन है हमारा ए 1901, बी 1959 और सी 1969 और डी 1979। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1958 में इसको ऐड किया गया था, लेकिन पहला पुरस्कार दिया कब गया था, तो 1969 में। ठीक, तो कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल हमारा आज का है सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो लोग भी अंत तक जुड़े रहे उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप लोग टेलीग्राम पे जो क्यूज चलता है उसमें डेली पार्टिसिपेट कीजिए और क्यूज दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।